हाँ यार, हुआ तो बहुत बुरा, लेकिन तुमने एक काम बहुत अच्छा किया था। इस पुलिस वाले को अपना पति बताकर। फोन के दूसरी तरफ से पायल बोली तो दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी थी। तुमने देखा था, जब मैंने उस पुलिस वाले को अपना पति कहा तो उस लड़के का मुंह खोला का खोला रह गया था। संध्या बड़े मजे से बोली। वो ब्लैक ट्राउजर और हाफ स्लीव्स टी शर्ट पहने बेड पर औंधे मुंह लेटी फोन पर अपनी दोस्त से आज के कारनामे का जिक्र कर रही थी। तभी अचानक एक जोरदार धमाके के साथ उसके कमरे का दरवाजा खुला। संध्या का दिल जैसे हलक में आ गया। फोन हाथ से छूटकर तकिए पर जा गिरा और वो हड़बड़ाकर सीधी बैठ गई। अभय बेड से चंद कदम के फासले पर खड़ा था। वो एक बिफरे हुए शेर की तरह खूंखार निगाहों से उसे देख रहा था। ये कौन सा तरीका है किसी के कमरे में आने का? संध्या ने दिल पर हाथ रखकर खौफ और गुस्से से पूछा, तो मैडम, आप ही मुझे बता दें कि एक पति कौन से तरीके से अपनी पत्नी के कमरे में आता है। अगली बार मैं उसी तरीके से आ जाऊंगा। अभय ने सीने पर हाथ बांधकर बड़ी संजीदगी से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? वो गुस्से से लाल होती हुई बेड से उतरकर उसके सामने आई। मैं जो कह रहा हूँ तुम अच्छे से जानती हो। मेरी पत्नी कहलाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अभय ने एक ही झटके में संध्या की कमर के गिर्द हाथ डाला और उसे अपने करीब खींच लिया। संध्या की आंखें हैरानी से फैल गई और दिल की धड़कन तेज हो गई। अभय उसे इतनी जोर से अपनी ओर खींच रहा था, मानो वो उसे खुद में समा लेना चाहता हो। संध्या को ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अभय कभी अपनी मर्यादा इस तरह लांघ सकता है। छोड़िए मुझे, मैं भाई को बता दूंगी। वो डर के मारे उसका हाथ हटाने की कोशिश करने लगी। ओह अच्छा, तो क्या बताओगी? यही कि तुम बाहर दुनिया के सामने खुद को मेरी पत्नी बता रही हो और मैं इनाम के तौर पर तुम्हारे पति की हैसियत से तुम्हारे किए गए नुकसानों की भरपाई करता फिर रहा हूँ। वो उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से दहाड़ा। संध्या का गला सूख गया और चेहरे पर डर की लहर दौड़ गई। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज छोड़िए मुझे, हाथ हटाइए मेरी कमर से। लेकिन अभय ने बड़ी सख्ती से अपना दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर रखा और उसे दीवार से सटा दिया। वो कहने लगा, पत्नी हो तुम मेरी, और एक पति जब चाहे जहां चाहे अपनी पत्नी के करीब आ सकता है और उसे जैसे चाहे छू भी सकता है। ये कहते हुए अभय की नजरें उसके पूरे व्यक्तित्व पर घूमने लगी। खूबसूरत तो हो तुम। उसने संध्या के गुलाबी होठों पर उंगली रखी और गहरी नजरों से उसकी आंखों में देखते हुए भारी आवाज में कहा। संध्या की जान निकल रही थी। उसने अपनी उंगलियों से उसके नाजुक होठों को दबाया और अपने ही होठों पर जुबान फेरी। फिर कहने लगा, जब पत्नी बन ही गई हो तो अब पत्नियों वाले हक भी पूरे करो। उसके स्पर्श से संध्या का शरीर कांप उठा। भाई, संध्या ने डर से कांपते हुए विक्रम को पुकारा। आहा मेरी जान, कोई फायदा नहीं। तुम्हारा भाई इस वक्त ऑफिस में है और तुम्हारी भाभी अपने कमरे में आराम कर रही हैं। बाकी बचे हम दोनों। तो अब हम इस बेड पर पति पत्नी के हक पूरे करेंगे। वैसे भी जो भरपाई मैं बाहर करके आया हूँ वो अब तुमसे ही वसूलूंगा। तो बताओ कहाँ से शुरू करूं? तुम्हारे इन खूबसूरत होठों से या इन आंखों से? वो गंभीर आवाज में कहता हुआ उसके होठों को सहलाने लगा। संध्या की जुबान तालू से चिपक गई थी। वो खुद को जितना चालाक समझती थी, इस वक्त उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। दूर हटिए मुझसे, छोड़िए मुझे। उसे अपने करीब झुकता देखकर वो तड़प उठी। अरे ऐसे कैसे? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और तुम मचलने लगी। मैं तो अपनी वसूली करके ही पीछे हटूंगा। मेहनत की कमाई है, ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगा। उसने संध्या के सिर के पीछे हाथ रखा और उसके चेहरे पर झुक गया। तुम्हारा ये चेहरा इतना खूबसूरत है, तो सोच रहा हूँ कि तुम्हारा ये पर्दे में छुपा बदन कितना खूबसूरत होगा। उसने संध्या के सीने पर उंगली फेरते हुए दिल फरेब अंदाज में कहा। संध्या ने खौफ से अपनी आंखें मीच ली। वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी और उस पल को कोसने लगी जब उसने सड़क पर वो नाटक किया था। आखिर में हार मानकर वो कहने ही लगी, प्लीज मेरी बात सुने। मैं आपको सब बताती हूँ। मैं आपके सारे पैसों की भरपाई कर दूंगी,
लेकिन अभय तो अब बेकाबू हो चुका था। उसने अपना हाथ उसके सीने पर रखा और अभय अपना हाथ मखमूर अंदाज में संध्या के करीब घुमाता रहा। वो ऐसी शरारत कर गया कि संध्या की बेसाख्ता सिसकी निकल गई। फिर वो गंभीर होकर कहने लगा, नहीं जाने मन, मैं अपनी भरपाई अपने तरीके से करूंगा। ये कहते हुए उसने बड़ी जोर से संध्या की गुलाबी पंखुड़ियों जैसे होठों को अपने करीब किया। अरे, ये क्या बात हुई? अब मैं अपने ही घर में अपनी मर्जी से भी नहीं रह सकती। संध्या ने गुस्से से कहा था, ओ मेरी जान, तुम जैसे चाहो वैसे रहो, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। बस जब तक अभय यहाँ पर है, थोड़ा सा अपने पागलपन पर कंट्रोल रखो। वो क्या सोचेगा कि मेरी बहन कैसी है? विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा था। क्या मतलब मैं कैसी हूँ? संध्या ने रूठते हुए विक्रम को देखा। मेरी बहन बहुत प्यारी और बहुत अच्छी है और मैं जानता हूँ मेरा बच्चा मेरी बात जरूर मानेगा और जब वो कमरे से बाहर आएगी तो अच्छे से कपड़े पहनकर और दुपट्टा ओढ़ कर आएगी, है ना? विक्रम ने उसे किसी छोटे बच्चे की तरह पुचकारा था। संध्या बुरा सा मुंह बनाकर विक्रम को देखने लगी। आज तक कभी उसने घर में दुपट्टा लिया होता तो उसे पता होता। वो हर वक्त कभी टी शर्ट और ट्राउजर में तो कभी किसी छोटी सी शर्ट में घूमती रहती थी। अपने घर में वो बिल्कुल आजाद थी। शुरू शुरू में उसकी भाभी गुंजन ने उस पर थोड़ी सख्ती करनी चाही थी, लेकिन विक्रम ने उन्हें साफ मना कर दिया था कि घर में कौन सा कोई बाहर का आदमी आता है। तुम दोनों ही तो घर में होती हो और मैं तो ऑफिस से रात को आता हूँ। उसे जैसे रहना है रहने दो। मैं नहीं चाहता मेरी बहन पर किसी भी तरह की पाबंदी हो। लेकिन अब अचानक भाई के मुंह से दुपट्टा और तरीके के कपड़ों की बात सुनकर संध्या का मुंह बन गया था। संध्या मात्र 2 साल की थी जब उनके पिता का देहांत हो गया था। उनके बाद इस घर की पूरी जिम्मेदारी विक्रम पर आ गई थी। विक्रम ने संध्या को पिता और भाई दोनों का प्यार दिया था। वो उसकी हर जिद पूरी करता था। 6 महीने पहले उसकी माता जी का भी स्वर्गवास हो गया, जिसके बाद विक्रम अपनी बहन के और भी करीब हो गया। माँ के जाने के बाद संध्या थोड़ी जिद्दी और चिड़चिड़ी हो गई थी, इसीलिए विक्रम उसे हमेशा प्यार से समझाता था। 1 साल पहले विक्रम की शादी उसकी पसंद की लड़की गुंजन से हुई थी। गुंजन भी विक्रम की तरह संध्या से बहुत प्यार करती थी। गुंजन का भाई अभय पुलिस में एसपी के पद पर तैनात था। आज सुबह जब उसकी पोस्टिंग इस शहर में हुई तो वो अपनी बहन गुंजन से मिलने आया। उसकी पोस्टिंग का पता चलते ही गुंजन ने जिद पकड़ ली कि जब तक उसका घर सेट नहीं हो जाता वो यहीं उनके साथ रहे। पहले तो अभय नहीं माना, लेकिन विक्रम के बहुत जोर देने पर वो रुक गया। विक्रम सुबह का गया शाम को घर आता था और संध्या पूरा दिन बेपरवाह होकर घर में घूमती रहती थी। अब घर में विक्रम के अलावा अभय भी रहने के लिए आ गया था, इसीलिए विक्रम ने उसे अपना हुलिया ठीक करने को कहा, जिस पर वो चिढ़ गई और भाई के प्यार के आगे मान गई। जब पहली बार अपनी बहन से मिलने के लिए अभय घर आया तो सामने का नजारा देखकर उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया था। संध्या उस वक्त एक ढीली ढीली शर्ट और ट्राउजर पहने पौधों को पानी दे रही थी। गर्मियों का मौसम था और मस्ती में उसने पानी का पाइप अपने ऊपर ही घुमा लिया था। उस वक्त गुंजन और संध्या घर में अकेली थी। घर का मेन दरवाजा भी खुला था क्योंकि कुछ देर पहले ही विक्रम ऑफिस के लिए निकला था। दरवाजा खुला देखकर अभय अंदर कदम रख चुका था, लेकिन सामने संध्या बच्चों की तरह पानी में उछल कूद कर रही थी। गीले कपड़ों में उसकी काया साफ झलक रही थी। ये देखकर अभय की नजरें तुरंत झुक गई। तभी गुंजन भी बरामदे में आई। अपने भाई को देखकर वह खुश तो बहुत हुई, लेकिन संध्या को इस हालत में देखकर वो बेतहाशा शर्मिंदा हो गई। वो फौरन अपने भाई को अंदर ले गई और उसे गेस्ट रूम में बिठाने के बाद उसने गुस्से में संध्या को पुकारा। संध्या जब इठलाती हुई अंदर आई तो गुंजन ने फौरन एक दुपट्टा उसके कंधों पर ठीक करते हुए कहा, मेरा भाई आया हुआ है, कुछ तो लिहाज करो। तुम्हें जरा एहसास नहीं कि घर में मेहमान आए हैं? जल्दी से जाओ अपना हुलिया ठीक करके आओ। संध्या तपाक से बोली, अच्छा, आपके वो पुलिस वाले एसपी भाई आए हैं? अरे, इनसे मिलना तो बनता है। जरा पता तो करो कि अपना शहर छोड़कर अब यहाँ क्या लूटने आए हैं। जरूर अपने शहर में रिश्वत के केस ज्यादा बढ़ गए होंगे,
तभी यहाँ आ गए हैं। उसके ये कड़वे शब्द गेस्ट रूम में बैठे अभय ने साफ सुन लिए थे। स्वभाव से वो एक बेहद ईमानदार और स्वाभिमानी पुलिस ऑफिसर था। संध्या के इस व्यवहार और उसके पहनावे की शिकायत गुंजन ने रात को विक्रम से कर दी थी। तभी विक्रम ने उसे टोकना शुरू किया था। विक्रम ने संध्या को बहुत समझाया था और जैसे तैसे उसे मना भी लिया था। संध्या और उसकी सहेली पायल दोनों एक साथ ड्राइवर के साथ गाड़ी में कॉलेज जाती थी। संध्या को गाड़ी चलाने का बहुत शौक था, मगर विक्रम भाई ने उसे कभी अकेले ड्राइव करने ही नहीं दी थी। आज इन दोनों ने पहले से ही खिचड़ी पका रखी थी कि वे ड्राइवर को बेकरी भेजेंगी और खुद गाड़ी लेकर निकल जाएंगी। मौका देखकर संध्या ने कहा, अंकल, आगे जो बेकरी आएगी वहां गाड़ी रोकिएगा, मुझे चॉकलेट लेनी है। पायल ने भी बहुत संजीदगी से उसका साथ दिया। संध्या के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। जैसे ही बेकरी के पास गाड़ी रुकी, संध्या बोली, पायल तुम बैठो, मैं झट से लेकर आती हूँ। ओहो, तुम क्यों जा रही हो? अंकल को पैसे दो, वो ले आते हैं। पायल ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर भी अदब से बोला, जी बिटिया, मैं ले आता हूँ। वो पायल से पैसे लेकर बेकरी के अंदर चला गया। जैसे वो अंदर गया, संध्या ने फुर्ती से ड्राइविंग सीट संभाली और पायल उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट होते ही दोनों ने याहू का नारा लगाया और गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी। संध्या गाड़ी चलाने में माहिर तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसने पायल के सामने ऐसी लंबी लंबी डींगे मार रखी थी कि वो एक्सपर्ट है। मेन रोड पर जिस रफ्तार से वो जा रही थी, पायल का कलेजा मुंह को आ रहा था। उसने एक हाथ डैशबोर्ड पर टिका रखा था और दूसरा खिड़की पर। संध्या, प्लीज स्पीड कम करो, एक्सीडेंट हो जाएगा। पायल ने खौफ से कहा, कुछ नहीं होगा, बस एंजॉय करो। संध्या ने रफ्तार और बढ़ा दी। संध्या, प्लीज, मुझे डर लग रहा है। पायल गिड़गिड़ाई, मगर संध्या अपनी ही धुन में गाड़ी भगाती रही। तभी सामने से एक बहुत तेज रफ्तार मोटरसाइकिल आती दिखी। उसे देखकर दोनों के हाथ पांव फूल गए। संध्या ने एकदम से स्टीयरिंग दाईं तरफ घुमाया और गाड़ी सीधे सड़क किनारे खड़ी एक चमचमाती BMW में जा लगी। संध्या का सिर स्टीयरिंग से टकराया और वो बुरी तरह चकरा गई, जबकि पायल ने खुद को संभाल लिया। रोड पर खड़ा एक लड़का अपनी गाड़ी का हाल देखकर हक्का बक्का रह गया। ओ पागल लड़की, ये क्या कर दिया तुमने? मेरी गाड़ी का सत्यानाश कर दिया। वो लड़का गुस्से में तमतमाता हुआ संध्या की तरफ आया। संध्या सिर थामे हुए गाड़ी से बाहर निकली। आई एम सॉरी भाई, हमने आपकी गाड़ी देखी ही नहीं। पायल ने माफी मांगनी चाही। क्या मतलब देखी नहीं? इतनी बड़ी गाड़ी नजर नहीं आई? आंखों पर मोतियाबिंद आ गया है क्या? पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं। गाड़ी चलानी आती नहीं? जानती हो कितना नुकसान कर दिया है? जिस खटारा गाड़ी में तुम आई हो, ऐसी 10 गाड़ियां बेच कर भी तुम मेरी BMW के एक बोनट की भरपाई नहीं कर सकती, समझी? वो लड़का जिस अकड़ में बोल रहा था, संध्या का दिमाग घूम गया। उसने आज तक किसी की दबकर नहीं सुनी थी। भले ही गलती उसकी थी, पर नजरें झुकाकर बात सुनना उसके खून में नहीं था। वो गुस्से से चिल्लाई, ओ हेलो मिस्टर, आवाज नीचे रखो। समझते क्या हो खुद को? ये सड़क है, आपके घर का पार्किंग एरिया नहीं, जहां आप अपनी ये खटारा गाड़ी खड़ी कर देंगे। क्या कहा? मेरी ये गाड़ी खटारा है? अगर ये खटारा है तो फिर ये क्या है? उस लड़के ने संध्या की गाड़ी के पहिए पर जोर से ठोकर मारी। उसे लगा ये लड़की वाकई अंधी है, जो BMW को खटारा कह रही है। जैसे ही उसने गाड़ी को ठोकर मारी, संध्या ने आओ देखा न ताओ अपना भारी बैग उठाकर उसकी BMW के बोनट पर दे मारा। खबरदार मेरी गाड़ी को खटारा कहा तो। खटारे तुम हो, तुम्हारी सोच है और तुम्हारी ये गाड़ी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? जानते भी हो मैं कौन हूँ? वो दहाड़ी। अपने बोनट पर नया डेंट पड़ता देख वो लड़का आग बबूला हो गया। हाँ, जानता हूँ तुम कौन हो। तुम एक इंतहाई बदतमीज, झगड़ालू और अनपढ़ किस्म की लड़की हो। इससे पहले कि संध्या जवाब देती, उसने जेब से फोन निकाल लिया। अभी मैं पुलिस को फोन करता हूँ, वही तुम्हें बताएंगे कि मेरी गाड़ी खटारा है या तुम्हारी। उसने दांत पीसते हुए कहा।
संध्या की आंखें हैरानी से फैल गई, जबकि पायल के तो जैसे प्राण ही सूख गए। तुम क्या फोन करोगे पुलिस को? मैं खुद ही पुलिस को फोन करती हूँ। संध्या ने जल्दी से अपनी जेब में हाथ मारकर फोन निकालना चाहा, लेकिन तभी दूर खड़े एक पुलिस वाले पर उसकी नजर पड़ी। वो रहा मेरा पति। अभी बुलाती हूँ उसे। तुम्हारी अकल ठिकाने लगा देगा। मेरी गाड़ी को खटारा बोला है ना? वो तुम्हें और तुम्हारी गाड़ी दोनों को खटारा बनाकर घर भेजेगा। रुको जरा तुम। वो उसे धमकाने वाले अंदाज में बोली। सामने खड़ा लड़का आरव दूर खड़े पुलिस वाले को बड़े अविश्वास से देखने लगा। उसे हैरत से मुंह खोले देखकर संध्या ने पायल का बाजू झिंझोड़ा और गाड़ी की तरफ इशारा किया। आरव हकलाते हुए कहने लगा, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? वो सामने खड़ा पुलिस वाला तुम्हारा पति है? संध्या अगले ही पल तपाक से बोली, हाँ तो? और तुम जानते नहीं हो मेरे पति को? गुस्से के कितने तेज हैं। तुमने एक पुलिस वाले की पत्नी से पंगा लिया है। अब देखना वो तुम्हारा क्या हाल करते हैं। सारी जिंदगी अब जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी ना? तब तुम्हें अंदाजा होगा कि मुझसे उलझने का क्या अंजाम होता है। आरव बड़े ताज्जुब से उस पुलिस वाले को देख रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों वहां से भाग निकली। वह तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ी और कुछ ही पलों में वहां से रफ्फू चक्कर हो गई। आरव अभी भी बुत बना दूर खड़े उस शख्स को देख रहा था। वो पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि अभय था, जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। जैसे ही कॉल बंद हुई, अभय आरव के पास आया। क्या हुआ? ऐसे बुत क्यों बने खड़े हो? उसने आरव को कंधे से पकड़कर हिलाया। बेहया, शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। आरव होश की दुनिया में लौटते ही गुस्से से बोला, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कब शादी की? अभय को जोर का झटका लगा। मुझे तुम्हारी पत्नी ने बताया है कि तुम शादी कर चुके हो। कौन पत्नी? कहाँ की पत्नी? किसने बताया है? अभय को अब गुस्सा आने लगा। वो पीछे पलटा मगर वहां कोई नहीं था। उसकी आंखें हैरत से खुल गई। बेवकूफ बना गई। दूर जाती गाड़ी को देखकर आरव दांत पीसकर बोला, कौन बेवकूफ बना गई? अभय ने चिढ़कर पूछा। वो जो गाड़ी जा रही है उसमें बैठी मोहतरमा ने मेरी गाड़ी ठोक दी थी। जब मैंने कहा कि मैं पुलिस को बुलाता हूँ, तो उसने कहा कि वो पुलिस वाले की पत्नी है और वो पुलिस वाले तुम हो। अभय के दोस्त आरव ने एक ही सांस में पूरी कहानी सुना दी। अभय ने तेजी से उस जाती हुई गाड़ी की नंबर प्लेट देखी। नंबर देखते ही उसके माथे पर बल पड़ गए। वो एक पल में समझ गया कि गाड़ी के अंदर कौन सी आफत हो सकती है। मैडम कह रही थी कि तुम उनके पति हो और मेरा जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तुम करोगे। आरव मजे लेते हुए बोला, चलो निकलो अब। तुम्हारी पत्नी इतना बड़ा नुकसान करके गई है। शाबाश, निकालो 2 लाख। वो मेरी कोई पत्नी नहीं है और रही बात नुकसान की, तो वो मैं पूरा कर दूंगा। अभय ने जेब से वॉलेट निकाला। अरे नहीं यार, मैं तो मजाक कर रहा था। छोड़ो, चलो कहीं बैठकर चाय पीते हैं। आरव ने मुस्कुराकर कहा और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अभय गाड़ी का नंबर देखकर ही जान गया था कि ये संध्या की ही करतूत है। इसीलिए घर आते ही वो सीधा संध्या के कमरे में आया था। कमरे में दाखिल होने से पहले उसने संध्या की सारी बातें सुन ली थी, जिसे सुनने के बाद उसका दिमाग और भी घूम गया था। तभी संध्या ने डर और गुस्से में अपने नाखून अभय के सीने में गाड़ दिए। अभय जो उसे डराने के लिए करीब खड़ा था, उसने एक ही झटके में उसे खुद से दूर किया। संध्या बेड पर गिरने के अंदाज में बैठ गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आइंदा मुझे अपना पति कहने की गलती की तो तुम्हारे इन होठों को ही नहीं, तुम्हारे पूरे वजूद को बताऊंगा कि पति होना किसे कहते हैं। बेशर्म लड़की, अगर विक्रम भाई को तुम्हारी इस हरकत का पता चला तो जानती हो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। भाई का नाम सुनते ही संध्या को दिन में तारे दिखाई देने लगे। वो फौरन खड़ी हुई और मिन्नतें करते हुए बोली, नहीं प्लीज, भाई को कुछ मत बताना, उन्हें बहुत बुरा लगेगा, वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन अपने भाई की नाराजगी नहीं। प्लीज आप उन्हें कुछ मत बताइएगा। मैं अपनी पॉकेट मनी से सारा खर्चा पूरा कर दूंगी। मैं तो बस ऐसे ही झूठ बोलकर आई थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां पर आप खड़े होंगे। उसकी बात सुनकर अभय अपनी कनपटी खुजाते हुए बोला, शुक्र मनाओ कि वहां मैं था। अगर मेरे अलावा किसी और किस्म के पुलिस वाले के हाथ लग जाती
तो अब तक अपना हश्र सोच भी नहीं सकती कि क्या हो रहा होता। अभय गुस्से में धड़ से दरवाजा बंद करके बाहर चला गया था। संध्या को उसके करीब आने की गर्माहट और उसकी सांसों की बौछार अभी तक अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। थोड़ी देर पहले वो जितनी खुश थी, इस वक्त उतनी ही पछता रही थी। रात का खाना बन रहा था। अभय किचन में रखी कुर्सी पर बैठकर गुंजन से इधर-उधर की बातें कर रहा था। 1 हफ्ता हो गया था अभय को यहाँ आए हुए, मगर उसे एक पल का सुकून नहीं मिल रहा था। आज वो जल्दी घर आ गया था और आते ही सीधा किचन में गुंजन से बातें करने बैठ गया। अभय, तुम्हें संध्या कैसी लगती है? गुंजन ने धनिया काटते हुए सहजता से पूछा। क्या मतलब है कैसी लगती है? उसने हैरानी से गुंजन को देखा। अरे मतलब ये कि तुम्हें संध्या कैसी लगती है? अच्छी या? गुंजन अपनी बात पूरी करती इससे पहले ही अभय फट पड़ा। 1 नंबर की बददिमाग और बिगड़ी हुई लड़की है वो। अक्ल नाम की तो चीज ही नहीं है उसमें। और आप पूछ रही हैं कैसी लगती है? वो चिढ़कर बोला। अरे अभय, संध्या इतनी भी बुरी नहीं है। गुंजन ने उसे टोकते हुए घूरा। इतनी बुरी नहीं, वो बहुत बुरी है। पता नहीं आपको उसमें कौन सी अच्छाई नजर आती है। वो पूरी तरह उखड़ गया था। अच्छा अब बस करो, तुम तो शुरू ही हो गए। गुंजन ने उसे आंखें दिखाई। अभय कहने लगा, मैं ठीक ही कह रहा हूँ। विक्रम भाई इतने सुलझे हुए हैं और उनकी माता जी से भी मैं मिल चुका हूँ। पर ये तो एक अजीब ही जीव इस घर में रह रही है। आप जानती भी हैं उसने आज कैसी हरकत की है। अगर मैं आपको बता दूं तो आपके कानों से धुआं निकल जाएगा। विक्रम भाई को उसे इतना भी सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए था। आखिर लड़की है, कल को उसकी शादी भी तो होनी है। अगर ससुराल गई और पति इसके मिजाज से बिल्कुल उल्टा निकल गया तो मेरी तरह उसे इसकी हरकतों से नफरत होगी और इसकी अपनी जिंदगी खराब होगी। मैं बता रहा हूँ ससुराल में भी इसने यही तमाशे करने हैं और सबकी नाक में दम करके रखेगी। फिर आए दिन ससुराल के चक्कर आपको ही लगाने पड़ेंगे। गुंजन दीदी, लोग तो यही कहेंगे कि भाभी ने इसे कुछ समझाया सिखाया नहीं, क्योंकि माँ बाप का साया तो है नहीं। किचन के दरवाजे पर खड़ी संध्या दबे पांव वापस पलट गई थी। अभय की कड़वी बातों ने उसका दिल छलनी कर दिया था। वो कमरे में आकर सोफे पर ढहसी गई। मुझे बददिमाग बोल रहा है, खुद कौन सा 30 मार खान है। खुद भी तो बदमिजाज ही है। मैं कम अक्ल लगती हूँ तो खुद कौन सा अल्बर्ट आइंस्टाइन है। बड़े आए मुझे कम अकल बोलने वाले। वो अभय की बातें दिल पर ले बैठी थी, लेकिन फिर अगले ही पल उसे कोसते हुए वो अपने पुराने तेवर में आ गई। कहने लगी, भगवान ऐसी सास भी किसी को न दे जैसा ये अभय है। दुआ करती हूँ इसकी अपनी पत्नी मुझसे भी 10 हाथ आगे वाली मिले। इसे बालों से पकड़कर नोचे घसीटे और एक ही दिन में इसे गंजा कर दे। बड़ा आया मुझे कोसने वाला। तुम्हारे दिन इस घर में अब पूरे हो गए हैं बच्चू। अब ऐसी ऐसी हरकतें करूंगी कि तुम खुद इस घर से भाग जाओगे। उसने आईने में खुद को देखते हुए दांतों से अपने होंठ दबाए और खुद से ये वादा किया। शाम को जब विक्रम घर आया तो गुंजन को काम करता देख बोला, गुंजन तुम भी हद करती हो। मैंने कहा था कि आज रात हमें दोस्त के यहाँ दावत पर जाना है, तुम फिर भूल गई। जी मुझे याद है, ये खाना मैं संध्या और अभय के लिए बना रही हूँ। गुंजन ने झट से जवाब दिया। आप जाकर तैयार हो जाइए, मैं बस आती हूँ। वो जल्दी जल्दी किचन समेटने लगी। विक्रम और गुंजन दावत पर चले गए। अभय ने खाना अपने कमरे में ही खा लिया था, जबकि संध्या उसकी बातों से दुखी होकर जल्दी सो गई थी। वो खुद को जितना बेपरवाह समझती थी उतनी थी नहीं। बातें उसे चुभ ही जाती थी। रात गहरी हो रही थी। बाहर तूफानी बारिश, कड़कती बिजली और घोर अंधेरा था। रह रह कर बिजली की चमक से रोशनी पैदा हो रही थी। संध्या गहरी नींद में थी कि अचानक बिजली चली गई। तभी एक जोरदार कड़क और दिल दहला देने वाली बिजली की गरज ने उसे जगा दिया। कमरे में घना अंधेरा छाया था। वो खौफ से आंखें फाड़े अंधेरे में हर तरफ देख रही थी। भाई, उसने कांपते हुए मुश्किल से विक्रम को आवाज दी। भाई, भाभी। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी और पूरा शरीर पसीने से भीग गया। बिजली की कड़क और बार बार होने वाला अंधेरा उसे डराने के लिए काफी था। भाई, उसने थर थर कांपते हुए बेड पर इधर उधर हाथ मारकर अपना फोन तलाशना चाहा, मगर नाकाम रही।
वो डर के मारे गिरती पड़ती उठी और अंधेरे में चीजें टटोलती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। बिजली की एक और कड़क से हुई रोशनी में एक बार फिर कमरे का दृश्य चमका और कमरे में बिजली की चमक ने एक पल के लिए उजाला किया। संध्या घबराकर दरवाजे की तरफ भागी और उसे खोलकर बाहर निकल आई। उसे बचपन से ही अंधेरे से एक अजीब सा खौफ महसूस होता था। वो जब भी सोती थी कमरे की लाइट जलाकर ही सोती थी, लेकिन तूफानी बारिश और बादलों की गर्जना उसके डर को कई गुना बढ़ा देती थी। इससे पहले जब भी मौसम ऐसा होता वो भागकर विक्रम और गुंजन के पास चली जाती थी और पूरी रात उनके बीच ही गुजारती थी। एक बार फिर पूरा घर स्याह अंधेरे में डूब गया। बाहर हो रही मूसलाधार बारिश की आवाजें उसके वजूद को ठंडा कर रही थी। भाई, उसने अंधेरे में लड़खड़ाते हुए रेलिंग पकड़ी और सीढ़ियां उतरने लगी। डर के मारे उसके हाथ पैर जमने लगे थे। संध्या की घबराई हुई आवाज सुनकर अभय अनमने मन से अपने कमरे से बाहर निकला। संध्या ने जैसे ही आखिरी सीढ़ी उतरी, वो सीधे अभय के मजबूत सीने से जा टकराई। खौफ के मारे उसकी एक चीख पूरे सन्नाटे में गूंज गई। उसने पूरी ताकत से अभय की कमीज को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और उससे लिपट गई। वो डर के मारे उसके वजूद में सिमटती जा रही थी। अभय ने जब उसे अपने इतने करीब महसूस किया तो उसका पारा चढ़ गया। वो उसे डांटते हुए बोला, चुप हो जाओ, बददिमाग लड़की। ऐसे चिल्ला रही है जैसे यमराज सामने खड़े हो। उसने दांत पीसकर कहा। अंधेरे में संध्या उसकी आवाज पहचान गई। अभय ने टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी संध्या के चेहरे पर डाली। उसके चेहरे पर खौफ की लहरें देखकर अभय एक पल के लिए ठिठका, पर फिर बेरुखी से बोला, पीछे हटो जाहिल लड़की। उसने बड़ी बेरहमी से संध्या को खुद से दूर झटक दिया। मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज मुझे खुद से दूर मत कीजिए। वो सिसकते हुए फिर से उसके चौड़े सीने से लग गई। अभय का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। उसने उसे बाजू से पकड़ा और झिंझोड़ते हुए फर्श पर गिरा दिया। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? दूर रहो मुझसे बेहया लड़की। वो गुस्से से दहाड़ा। संध्या फर्श पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। अभय को लगा कि ये शायद उसकी कोई नई चाल है। वो सोच रहा था कि अंधेरे का बहाना बनाकर संध्या शायद उसके करीब आने का नाटक कर रही है, ताकि कल कोई नया तमाशा खड़ा कर सके। वो डांट कर कहने लगा, उस दिन सिर्फ तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए मैंने खुद को तुम्हारा पति कहा था, क्योंकि तुम्हें ही मेरी पत्नी बनने का बड़ा शौक चढ़ा था। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि तुम मुझे वाकई अपना पति मान लो और मुझसे लिपटती फिरो। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। डर लग रहा है तो जाओ, अपने कमरे में टार्च जलाकर बैठो। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। क्या पता कल सुबह तुम मुझ पर कोई नया इल्जाम लगा दो और मुझे मेरे भाई जैसे दोस्त विक्रम और अपनी बहन की नजरों में गिरा दो। अभय की कड़वी बातें सुनकर संध्या के पास कोई जवाब नहीं था। वो फर्श पर पड़ी सी सकती रही और बस, भाई, भाई आप कहाँ हैं? पुकारती रही। उसे अंधेरे से फोबिया था और अब उसका ब्लड प्रेशर गिरने लगा था। आंखों के सामने धुंध छाने लगी और उसका शरीर साथ छोड़ने लगा। अभय ने उसे एक नजर देखा और अपने कमरे की तरफ मुड़ गया। संध्या बेजान होकर एक तरफ लुढ़क गई। अभय को ताज्जुब हो रहा था कि हर वक्त शेरनी की तरह दहाड़ने वाली ये लड़की आज सोफे के पीछे किसी छोटे बच्चे की तरह क्यों दुबक रही है। उसने पलट कर देखा तो संध्या पूरी तरह बेसुध हो चुकी थी। उसे बेहोश देखकर अभय के होश उड़ गए और वो बिजली की तेजी से उसकी तरफ लपका। संध्या, संध्या। उसने उसके पास बैठकर उसका चेहरा थपथपाया। संध्या ने मुश्किल से एक बार अपनी पलकें झपकाई और फिर उसकी आंखें बंद हो गई। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा था। अभय को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने फौरन संध्या को अपनी बाहों में उठाया और कमरे की तरफ भागा। संध्या उठो, आंखें खोलो। उसने मेज से पानी का गिलास उठाया और उसके चेहरे पर छींटे मारे, पर उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। अभय ने घबराकर उसके ठंडे हाथ मलने शुरू किए। जब उसे लगा कि स्थिति बिगड़ रही है तो उसने बिना सोचे संध्या के करीब झुककर उसे अपने मुंह की सांस देनी शुरू कर दी। उसके कांपते हुए होंठ अभय के होंठों के स्पर्श में थे। उस पल में वो ये भी भूल गया कि वह सिर्फ प्राथमिक चिकित्सा दे रहा है।
वो संध्या की मासूमियत और उस पल की गहराई में जैसे खोसा गया था। संध्या ने धीरे-धीरे अपनी पलकें झपकाई और एक लंबी सांस अंदर खींची। उसे होश में आता देख अभय की जान में जान आई। उसने राहत की सांस लेते हुए संध्या के माथे पर आई बालों की लट को बड़े प्यार से कान के पीछे किया और धीमी आवाज में पूछा, अब कैसा महसूस कर रही हो? ठीक हो तुम? संध्या ने धुंधली नजरों से अभय को देखा और बस धीरे से अपना सिर हिला दिया। वो अब भी काफी कमजोर महसूस कर रही थी। अभय ने उसे कंबल ओढ़ाया और जैसे ही वो सोफे की तरफ जाने के लिए मुड़ा, संध्या ने उसका हाथ थाम लिया। प्लीज मुझसे दूर मत जाइए, वो लगभग फुसफुसाते हुए बोली। मैं यहीं हूँ, घबराओ मत। अभय ने एक कुर्सी खींचकर बेड के बिल्कुल पास लगा ली और वहीं बैठ गया। संध्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और अपने सीने के पास रख लिया। अभय के पूरे वजूद में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। उसने आज से पहले किसी लड़की का इतने करीब से स्पर्श महसूस नहीं किया था। वो जानता था कि संध्या इस वक्त होश में नहीं है, वरना वो कभी उसे खुद को छूने भी न देती। वो उसे चुपचाप देखता रहा, जो लड़की पूरे दिन सबको अपनी उंगलियों पर नचाती थी। वो अंधेरे में इतना डरती है कि उसकी जान पर बनाती है। कुछ ही देर में अभय का सिर बेड के किनारे जा लगा और वो बैठे बैठे ही सो गया। नींद में भी संध्या यही बड़बड़ा रही थी, अभय कहीं मत जाना, भाई को बुला लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। उधर विक्रम और गुंजन आधी रात को ही दावत से निकल पड़े थे। विक्रम को संध्या के फोबिया का पता था, इसीलिए वो तूफानी बारिश की परवाह किए बिना घर की तरफ भागे। जैसे ही वे घर पहुंचे, बिजली वापस आ चुकी थी। विक्रम सीधे संध्या के कमरे की तरफ भागा, पर वहां उसे ना पाकर उसका दिल डूबने लगा। संध्या बेटा कहाँ हो? उसने वॉशरूम चेक किया पर वहां भी कोई नहीं था। घबराकर वो सीढ़ियों से नीचे उतरा और मेहमानों के कमरे में अभय के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा खुला था। विक्रम ने जो अंदर देखा, उसे देख उसकी आंखों में खून उतर आया। अभय संध्या के बिल्कुल पास झुका हुआ था और संध्या ने उसका हाथ पकड़ रखा था। अभय! विक्रम की गरजदार आवाज पूरे घर में गूंजी। अभय की नींद झटके से खुली। उसने पीछे मुड़कर देखा तो विक्रम गुस्से में तमतमाया हुआ खड़ा था। विक्रम को लगा कि अभय उसकी बहन के साथ बदतमीजी कर रहा है। घटिया इंसान! मैंने तुझे अपना छोटा भाई मानकर इस घर में जगह दी और तूने मेरी ही बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। विक्रम ने आगे बढ़कर अभय का कॉलर पकड़ा और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। अभय सन्न रह गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी क्या गलती है। इसी बीच संध्या की भी आंख खुल गई। वो डर के मारे थर-थर कांपने लगी। भाई! संध्या ने रोते हुए पुकारा। और तुम? विक्रम ने संध्या का बाजू पकड़कर उसे बेड से नीचे उतारा और एक जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर दे मारा। संध्या का सिर चकरा गया। मैं वहां से पागल कुत्तों की तरह भागता हुआ आया कि मेरी बहन अंधेरे से डर रही होगी। वो बच्ची है, पर यहाँ आकर पता चला कि मेरी बहन तो दुनिया की सबसे चालाक औरत निकली। विक्रम ने गुस्से में उसके बाल पकड़ लिए। और गुंजन, अभी के अभी अपने भाई को लो और मेरे घर से दफा हो जाओ। मैं तुम्हारे भाई को अपना साला मानकर लाया था, पर इसने मेरी इज्जत पर डाका डाला है। विक्रम ने दोबारा अभय का गिरेबान पकड़कर उसे धक्का दिया। गुंजन रोते हुए विक्रम के पास आई। प्लीज विक्रम, शांत हो जाइए। आप क्या कह रहे हैं? अभय ऐसा नहीं कर सकता। मुझे मेरे भाई और संध्या से बातें करने दें, मामला सुलझ जाएगा। लेकिन विक्रम का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने गुंजन को झिड़कते हुए कहा, अगर तुमने एक शब्द भी और कहा तो। एक शब्द भी अपने भाई के पक्ष में बोला गुंजन, तो खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे दूंगा। निकल जाओ अपने भाई के साथ इस घर से। विक्रम गुस्से में पागल हो रहा था। तुम्हारी वजह से मैंने इस लड़के को घर में रखा, ताकि ये मेरी बहन के साथ ऐसी नीच हरकत कर सके। अभय अब चुप नहीं रह पाया। उसने अपना कॉलर विक्रम के हाथों से छुड़ाया और गुंजन की तरफ देखकर कहा, दीदी आप चुप हो जाइए। आप क्यों रो रही हैं? क्या आपको भी विक्रम भाई की तरह मेरी नीयत पर शक है? गुंजन का रो रो कर बुरा हाल था। उसने अभय का हाथ पकड़कर पूछा, ये सब क्या है अभय? संध्या यहाँ तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? बंद करो ये नाटक, उठाओ अपना सामान और चलते बनो यहाँ से। विक्रम फिर से दहाड़ा। भाई मेरी बात तो।
संध्या ने कुछ कहना चाहा पर विक्रम ने उसे बीच में ही काट दिया। तुम्हारी बात मैं बाद में सुनूंगा। तुमने मेरे भरोसे का कत्ल कर दिया है संध्या। काश रास्ते में मेरा ही एक्सीडेंट हो जाता और मैं मर जाता, ताकि मुझे अपनी मासूम बहन का ये भयानक चेहरा न देखना पड़ता। विक्रम की आंख से एक आंसू टपक कर गाल पर ढल गया। अभय ने बड़ी संजीदगी से विक्रम की आंखों में देखा और कहा, जो कुछ आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी इज्जत पर हाथ डाला है, तो मैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हूँ। मैं संध्या से शादी करना चाहता हूँ। आपकी नज़र में जो पाप हुआ है, मैं उसे शादी के पवित्र बंधन में बदलना चाहता हूँ। बोलिए, करेंगे अपनी बहन की शादी मुझसे? अभय के इन शब्दों ने संध्या के वजूद को हिलाकर रख दिया। उसे फिर से अपना दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। अभय ने मन ही मन सोचा कि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसकी बहन गुंजन का घर खराब हो। उसने गुंजन की बेबसी देखी और फैसला कर लिया। ठीक है, सुबह होते ही पंडित जी को बुलाता हूँ और तुम दोनों की शादी करवा देता हूँ। विक्रम सख्त लहजे में कहता हुआ कमरे से निकल गया। संध्या अपने भाई के पीछे भागी। प्लीज भाई, आपने मुझे अपनी औलाद की तरह पाला है, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। आप खुद से सारे फैसले कैसे कर सकते हैं? मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन विक्रम ने मुड़कर भी नहीं देखा। भाभी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। भाई को गलतफहमी हुई है। संध्या गुंजन के गले लगकर बिलख उठी। गुंजन उसे बच्चों की तरह प्यार करती थी। वो अपना दुख भूलकर संध्या को सीने से लगा लिया। अगली सुबह 10 बजे पंडित जी और कुछ गवाहों की मौजूदगी में सादगी से दोनों की शादी संपन्न हो गई। संध्या का रो रो कर बुरा हाल था और उसे तेज बुखार चढ़ गया था। शादी के तुरंत बाद अभय कहीं चला गया। विक्रम अब भी गुंजन से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। शाम को अभय वापस आया और सीधा संध्या के कमरे में गया। संध्या अब भी अपनी शादी के लाल जोड़े में बेड पर औंधे मुंह लेटी रो रही थी। गुंजन उसके पास बैठी उसे समझा रही थी। दीदी, आप संध्या की पैकिंग कीजिए, मैं इसे लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। अभय ने रूखे स्वर में कहा। रुको अभय, कहाँ जा रहे हो तुम? गुंजन ने उठकर पूछा। मैंने एक छोटा सा फ्लैट लिया है, मैं संध्या के साथ वहीं शिफ्ट हो रहा हूँ। उसने संध्या की तरफ देखा तो तकिए में मुंह छिपाए सिसक रही थी। मुझे छोड़कर जा रहे हो? गुंजन की आंखें भर आई। मैं यहाँ और रुका तो मेरा सब्र जवाब दे जाएगा। प्लीज मुझे रोकिएगा मत। अभय बेबस था। अभय ने सारा सामान गाड़ी में रखा। गुंजन ने बहुत मुश्किल से संध्या को अभय के साथ जाने के लिए मनाया। संध्या नीचे आई पर बाहर जाने के बजाय वो विक्रम के कमरे में चली गई। विक्रम बेड पर लेटा हुआ था। भाई, संध्या की पुकार पर विक्रम ने आंखें खोली। अभय और मेरा कोई चक्कर नहीं था। रात को लाइट चली गई थी और अंधेरे में मेरा दम घुटने लगा था। मैंने आपको बहुत आवाजें दी पर आप नहीं थे। मैं बेहोश हो गई थी, इसीलिए अभय मुझे अपने कमरे में ले गए थे। अगर रात को वो मेरे पास ना होते तो शायद मैं अभी जिंदा ना होती। संध्या ने बिना रोए एक एक शब्द बड़ी गंभीरता से कहा। विक्रम ने झटके से अपनी निगाहें उठाकर संध्या को देखा। मैं अभय के साथ जा रही हूँ और दोबारा कभी इस घर में नहीं आऊंगी। मुझे लगा था कि आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं। मैंने आप में न सिर्फ एक बड़ा भाई बल्कि माँ और पिता दोनों का अक्स ढूंढा था। अगर आज मेरे पिता जिंदा होते तो यकीनन उन्हें मुझ पर अटूट विश्वास होता। अगर मेरी माँ होती तो शायद वो कभी भी मेरे साथ ऐसा न होने देती। लेकिन मैं गलत थी। मेरी इतनी मोहब्बत को आपने पल भर में पराया कर दिया। मुझे भी पराया कर दिया। संध्या ने भीगी आवाज में ये कहा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। विक्रम ठगा सा खड़ा बंद दरवाजे को देखता रह गया। बाहर संध्या को आता देख अभय ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। गाड़ी घर से निकली तो संध्या के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फ्लैट पर आते ही वो अभय के साथ अंदर आई और बिना कुछ कहे सीधे वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। अभय का सिर दर्द से फटा जा रहा था। वो किचन में आया, जहाँ खाने पीने का कुछ सामान मौजूद था। सुबह से उन दोनों ने कुछ नहीं खाया था। उसने 2 कप चाय बनाई और कुछ बिस्किट लेकर कमरे में आया। तभी संध्या वॉशरूम से बाहर निकली और गुस्से से अभय की ओर देखा। चाय पी लो, अभय ने बहुत संजीदगी से कहा।
चाय से क्या होगा? मुझे भूख लगी है, खाना ऑर्डर करो। वो अपने आंसू पोंछते हुए बेड पर चढ़ बैठ गई। अभय उसे देखता रह गया। वो तो सोच रहा था कि संध्या मैडम अगले 2 दिन तक भूख हड़ताल करेंगी, मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा था। वो ट्रे टेबल पर रखकर फोन लेकर कमरे से बाहर चला गया। संध्या अपने भाई विक्रम से बहुत नाराज थी और अब ये नाराजगी लंबे समय तक चलने वाली थी। कुछ देर बाद अभय खाना लेकर कमरे में आया। संध्या कपड़े बदलकर बेड पर लेटी छत को घूर रही थी। अभय को आता देख वो उठ बैठी। उसे रेड कलर के नाइट सूट में देखकर अभय ने अपनी निगाहें चुरा ली। संध्या ने जब ट्रे में सब्जी और रोटी देखी तो बुरा सा मुंह बनाया। एक तो इंसान पूरा दिन भूखा रहे और ऊपर से ये खाना मिले, इससे तो अच्छा था मैं रात को ही मर जाती। वो वापस लेट कर सिसकते हुए बोली। अभय का मन किया कि ट्रे के साथ साथ इस मुसीबत को भी दीवार में दे मारे, जो बैठे बिठाए उसके गले पड़ गई थी। संध्या उठो, जो मिल रहा है उसे सब्र और शुक्र के साथ खाओ। अभय ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, क्यों खाऊं? मुझे नहीं खाना ये। और ये आंखें मुझे मत दिखाइए, मैं नहीं डरने वाली। वो भी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे चुनौती देने लगी। मत खाओ, भूखी ही मरो। वो चिढ़कर बोला और ट्रे लेकर कमरे से बाहर चला गया। खड़ूस। संध्या की आंखें आंसुओं से भर गई। कुछ देर बाद अभय वापस कमरे में आया तो देखा कि संध्या भूखी ही सो चुकी थी। अभय को उसका खाली पेट सो जाना बहुत बुरा लगा। वो बहुत धीरे से बेड पर उसके पास लेट गया। उसकी नजरें संध्या के मासूम और खूबसूरत चेहरे पर टिकी थी। उसने हमेशा अपने लिए एक सुलझी हुई और समझदार लड़की सोची थी, पर संध्या उसकी सोच से बिल्कुल विपरीत थी। आज उनकी शादी की पहली रात थी और वो इतनी बेफिक्र होकर सो रही थी। यही से पता चलता था कि संध्या कितनी नादान थी। रात के आखिरी पहर में अभय को नींद आई। सुबह भोर के समय जब उसकी आंख खोली तो देखा कि संध्या पूरा बेड छोड़कर उसके सीने पर सिर रखकर सो रही थी। अभय ने एक गहरी सांस ली और बड़ी कोमलता से उसे बेड पर लिटाया। उसने अपनी दिनचर्या पूरी की, कॉफी बनाई और लैपटॉप पर अपने जरूरी ईमेल्स चेक करने लगा। संध्या अब भी सो रही थी। जब अभय ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था तब उसकी आंख खुली। गुड मॉर्निंग, अभय ने धीरे से मुस्कुराकर कहा। नाश्ते में क्या है? संध्या ने उल्टा सवाल दाग दिया। मैडम, ये आपके भाई का घर नहीं है। उठिए और रसोई में तशरीफ ले जाइए। अपने लिए भी नाश्ता बनाइए और मेरे लिए भी। अभय ने अब थोड़ा सख्त रुख अपनाया। मैं नाश्ता बनाऊं? संध्या ने जैसे यकीन ही न हो रहा हो। हाँ, जल्दी उठो। मेरे तैयार होने का नाश्ता टेबल पर लगा होना चाहिए, समझी? अभय का सर्द और सख्त लहजा संध्या के गले को सुखा गया। उसकी हमेशा चलने वाली जुबान बंद हो गई। वो अपने आंसू पीते हुए उठी, फ्रेश हुई और किचन में आ गई। उसे तो चाय तक बनानी नहीं आती थी। वो किचन में खड़ी पहले तो रोती रही, फिर किसी तरह दूध केतली में डालकर चूल्हे पर रखा और उसमें चाय पत्ती और चीनी डाल दी। जब चाय का रंग निकला तो उसने राहत की सांस ली। ट्रे में ब्रेड के साथ जैम रखा और चाय मग में डालकर टेबल पर सजा दी। आज पहली बार उसने किसी और के लिए काम किया था। अभय कमरे से बाहर निकला। नाश्ते की ट्रे देखकर उसने प्रशंसा भरे अंदाज में संध्या को देखा और चाय का मग उठाकर होठों से लगाया। लेकिन अगले ही पल उसने अपना मुंह हाथ से ढक लिया और चाय का मग पटक कर सिंक की तरफ भागा। बेवकूफ लड़की, तुम्हें चाय तक बनानी नहीं आती? वो गुस्से से चिल्लाया। संध्या खौफ से उछल पड़ी। तुम्हें इतना नहीं पता कि चीनी और नमक में क्या फर्क होता है? चीनी की जगह नमक डाल रखा है तुमने और पता नहीं कैसी अजीब महक आ रही है इस चाय से। तुम्हें कुछ आता भी है? बनाना आता भी है या नहीं? अभय की डांट सुनकर संध्या ने हार मानने के बजाय अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, अगर मुझे बनाना ही आता तो खुद बना लेते या फिर बाहर से मंगवा लेते। मुझे सिर्फ नूडल्स बनाना आता है। कल नूडल्स का पूरा डिब्बा ले आना, वहीं बना दूंगी। अभय उसे बस घूरता रह गया, फिर जाते जाते बोला, शाम का खाना तुम ही बनाओगी और याद रखना, अगर नमक मिर्च की जगह फिर से कुछ और डाला तो तुम्हारी खैर नहीं। वो उसे चेतावनी देता हुआ ड्यूटी पर निकल गया। संध्या उसे जाते हुए खूंखार निगाहों से देखती रह गई।
शाम को अभय जब घर लौटा तो देखा कि संध्या ने कुछ नहीं बनाया था। अभय ने सख्ती दिखाते हुए उससे रसोई में खाना बनवाया, पर वो खाना स्वाद के मामले में कोसों दूर था। 1 हफ्ता बीत चुका था पर वे दोनों एक दूसरे के स्वभाव को समझने में पूरी तरह असफल थे। अभय चाहता था कि संध्या थोड़ी जिम्मेदार बने, पर संध्या के लिए ये सब नामुमकिन जैसा था। आज सुबह से ही बिजली की कटौती बहुत ज्यादा हो रही थी। इस नए फ्लैट में ना तो इन्वर्टर था और ना ही कोई जनरेटर। अभय एक जटिल केस की वजह से आज दफ्तर में फंस गया था। रात के 11 बज रहे थे जब उसकी गाड़ी फ्लैट के नीचे रुकी। पूरे इलाके में गहरा सन्नाटा और अंधेरा देखकर उसे 1 हफ्ते पहले वाली रात की याद आ गई। वो घबराकर गाड़ी से निकला और ऊपर भागा। अंदर के कमरे में एक कोने में संध्या अपने घुटनों में सिर दबाए बैठी कांप रही थी। संध्या, अभय तेजी से उसके पास आया। संध्या ने जैसे ही सिर उठाकर उसे देखा, वो हिचकियां लेते हुए उससे लिपट गई। अभय ने भी उसे पूरी शिद्दत से अपने सीने में लगा लिया। संध्या का शरीर एक बार फिर ठंडा पड़ने लगा था। अभय ने उसे गोद में उठाया और बिस्तर पर लिटाकर उसका चेहरा थपथपाया। संध्या, संध्या, उसने धड़कते दिल से उसे पुकारा। संध्या ने गहरी सांस लेने की कोशिश की, पर नाकाम रही। आज फिर वो अभय के रहमो करम पर थी। अभय को खुद पर गुस्सा आने लगा। मैं कैसे भूल गया, काम में इतना मशरूफ हो गया कि तुम्हारा ख्याल ही नहीं आया। तुम मुझे फोन तो कर सकती थी, पर कैसे करती? संध्या के पास अपना फोन नहीं था। वो पुराना फोन भाई के घर छोड़ आई थी और अभय ने उसे अभी नया फोन नहीं दिलाया था। उसका कहना था कि जब वो घर के कामों में परफेक्ट हो जाएगी तभी उसे मोबाइल मिलेगा। संध्या की हालत बिगड़ते देख अभय ने उसके करीब झुककर अपनी सांसें उसके भीतर उड़ेलनी शुरू कर दी। जैसे ही संध्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली, अभय ने टॉर्च की रोशनी में उसे होश में आते देखा। वो जैसे ही पीछे हटने लगा, संध्या ने फिर से अपनी आंखें मूंद ली। अभय फिर से उसके करीब झुका और उसे सांसें देने लगा। इस करीबियत ने अभय के भीतर एक अजीब सी तड़प पैदा कर दी थी। उसने अपनी वर्दी उतारी और पूरी तरह संध्या के वजूद पर साया बन गया। संध्या अब होश में आ चुकी थी, पर उसे अपने पति का इस तरह करीब आना सुकून दे रहा था। उसका अंधेरे का खौफ धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अभय की उंगलियां संध्या के वजूद पर किसी संगीत की तरह रेंग रही थी। वो भारी आवाज में बोला, शादी एक बहुत ही खूबसूरत बंधन है संध्या। ये दिल में महरम की मोहब्बत पैदा कर ही देता है। उसने संध्या के होठों को अपने हक में ले लिया। संध्या का ठंडा पड़ा शरीर अब सामान्य होने लगा था। वो पूरी शिद्दत से अभय को महसूस कर रही थी। अभय ने जब उसकी कमीज के बटन खोले और उसके शरीर को छुआ तो संध्या ने उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया और एक लंबी सांस ली। अभय की मोहब्बत अब संध्या की गर्दन और उसके कंधों पर बरस रही थी। संध्या मदहोश होने लगी थी। जब अभय ने उसके वजूद पर अपनी छुअन के निशान छोड़े तो संध्या के होठों से एक सिसकी निकल गई। अभय ने ऊपर होकर उसकी आंखों में देखा। अब पीछे मुड़ना उसके लिए मुमकिन नहीं था। तुम्हारा ये रूप मुझे बहका रहा है संध्या। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं खुद को खो देना चाहता हूँ। उसने बहकी हुई आवाज में संध्या के कान के पास कहा। संध्या ने अपनी आंखों के इशारे से उसे सब करने की इजाजत दे दी। इजाजत मिलते ही अभय उसके वजूद से सारे पर्दे हटाता हुआ उसकी धड़कनों में समाने लगा। संध्या के होठों से दबी दबी सिसकियां निकल रही थी। अभय ने उसके वजूद की गहराइयों को छूना शुरू किया, जिससे संध्या के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वो एक ही झटके में उसकी रूह तक उतर गया। संध्या तड़प उठी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर बालों में जज्ब होने लगे। अभय उसे उस चरम सुख की सीमा तक ले गया जहां सिर्फ शांति थी। कुछ पलों के बाद वो रुका और बड़े प्यार से संध्या की आंखों से बहने वाले आंसुओं को अपने होठों से चूम लिया। अभय कुछ देर उसी हालत में रहा, फिर संध्या के कान के पास झुककर हौले से फुसफुसाया, संध्या, क्या मैं तुम्हें और भी खुशियां दूं या यहीं रुक जाऊं? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो बताओ। लेकिन संध्या इस पल अभय से अलग होना ही नहीं चाहती थी। उसने तुरंत ना में सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी।
इशारा मिलते ही अभय एक बार फिर पूरी शिद्दत से उस पर हावी हो गया। संध्या उसके प्यार की गहराइयों में जैसे खोसी गई थी। रात के आखिरी पहर में उसे पूरी तरह सुकून देने के बाद अभय उसे अपनी बाहों में समेट कर सो गया। संध्या के शरीर में हल्की थकान और दर्द की लहरें थी, लेकिन उसकी रूह में एक अनूठा चैन उतर आया था। अगली सुबह पहली बार अभय ने उसे पूजा और प्रार्थना के लिए जगाया। संध्या ने बिना किसी जिद के उठकर स्नान किया और शांत मन से अपनी इबादत पूरी की। अभय का मिजाज आज बहुत खुशगवार था। उसने खुद नाश्ता तैयार किया और कमरे में लेकर आया। संध्या के व्यवहार में आए इस ठहराव को देखकर उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान खिल गई। संध्या ने अपने गीले बालों का ढीला सा जूड़ा बनाया और अभय के साथ नाश्ता करने लगी। वो शर्म के मारे अभय से नजरें चुरा रही थी, जिसे अभय बखूबी महसूस कर रहा था। जैसे ही संध्या नाश्ता करके उठी, अभय ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। संध्या का चेहरा पल भर में सुर्ख लाल हो गया। क्या हुआ? आज इतनी खामोश क्यों हो? अभय ने उसकी आंखों में झांकते हुए नरमी से पूछा। संध्या की पलकें भीग गई। क्या हुआ संध्या? क्या मेरा करीब आना तुम्हें बुरा लगा? वो थोड़ा परेशान हो गया। संध्या ने तुरंत मना किया और धीमी आवाज में बोली, नहीं, बस मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। अभय के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आई। उसने प्यार से समझाया, पहली बार था इसीलिए ऐसा हुआ, अगली बार नहीं होगा। संध्या ने शर्माते हुए सिर झुका लिया। अभय ने न केवल उसे अपने हाथों से नाश्ता कराया, बल्कि खुद मेडिकल स्टोर जाकर उसके लिए दवा भी लेकर आया। उसने संध्या को गुनगुने दूध के साथ दवा दी और कहा, अब तुम आराम से सो जाओ, उठोगी तो बेहतर महसूस करोगी। और हाँ, मुझे खेद है, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था, पर यह मिलन तो एक दिन होना ही था। संध्या ने अपना चेहरा कंबल में छिपा लिया। अभय अपनी ड्यूटी पर चला गया, लेकिन उस शाम वो दफ्तर से जल्दी घर लौट आया। वो साथ में बाहर से खाना और संध्या के लिए एक नया मोबाइल और सिम भी खरीद लाया था। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि संध्या किचन में खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा अब भी थोड़ा उतरा हुआ था। अभय ने पीछे से आकर उसे बाहों में भर लिया। खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ले आया हूँ, और ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। मोबाइल देखकर संध्या की आंखें चमक उठी। उसने खुशी के मारे अभय के गले में बाहें डाल दी। धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ने लगा। अब अभय को संध्या की नादानियां और शरारतें बुरी नहीं लगती थी, बल्कि वो उसकी हरकतों पर जी खोलकर हंसता और उसे तंग करता था। दूसरी तरफ विक्रम का गुस्सा अब ठंडा हो चुका था। जब उसने ठंडे दिमाग से सोचा तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जान से प्यारी बहन के साथ बहुत ज्यादा सख्ती कर दी थी। उसने अपनी पत्नी गुंजन को भी तलाक की धमकी दी थी और उससे हफ्तों से ठीक से बात भी नहीं की थी, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। गुंजन ने तो हमेशा संध्या को अपनी संतान जैसा प्यार दिया था। अपनी गलती का एहसास होते ही विक्रम अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। जब गुंजन ने उसके रोने की आवाज सुनी तो वो भागकर आई। क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? विक्रम ने सबसे पहले गुंजन से माफी मांगी। गुंजन ने उसका हाथ थामकर कहा, मुझसे नहीं, अपनी बहन से माफी मांगिए, आपने उसका दिल दुखाया है। विक्रम ने तुरंत गुंजन को साथ लिया और अभय के फ्लैट पर जा पहुंचा। अभय और संध्या उस वक्त बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। विक्रम और गुंजन को सामने देखकर वे रुक गए। विक्रम ने अपनी गलती मानते हुए अभय के सामने हाथ जोड़ दिए। अभय ने बड़े दिल का परिचय देते हुए उन्हें तुरंत माफ कर दिया। संध्या तो अपने भाई को देखते ही सारी नाराजगी भूलकर उनके गले लग गई। जल्दबाजी में किए गए उस फैसले के बावजूद अपनी बहन को इतना खुश देखकर विक्रम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।